तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होंगी। तो आई होप एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करें। तो क्या सभी आप मुझे देख और सुन पा रहे हो सभी स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। अपने आप में हमेशा आपको बिलीव रखना है और ये विश्वास रखो कि कुछ बहुत ही बेहतरीन सा आपके जीवन में होने वाला है। ये जो एक पॉजिटिव चाह होती है प्यारे साथियों, एक उम्मीद होती है, एक सकारात्मक उम्मीद होती है कि मैम हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। यही तो आपको जीने की दिशा दिखाता है। अगर आप होप ही उम्मीद ही नहीं रखोगे तो क्या लाइफ आपकी आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं मैम। हमेशा लाइफ में एक होप रखो कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और उस अच्छा होने वाला है उसके लिए कार्य भी करना है, ठीक है? उसके लिए कार्य भी करना है कि वो अच्छा हो पाए। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है? सो उम्मीद भी रखो, साथ में उसके लिए प्रयास भी करो। एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँगी। सो मैं हूँ ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाती हैं। उसी के साथ-साथ पेपर 2 जो मेरा है हिस्ट्री है। प्यारे साथियों, डेली जो हमारी क्लास की टाइमिंग होती है, दोपहर के 2 बजे यूट्यूब की क्लास होती है, 3:30 पे दूसरी क्लास होती है। साथ में एप्लीकेशन की 6:40 पीएम एंड 8 पीएम की क्लास होती है। मोर देन 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। एंड आज हम पीपल एंड इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को लगाएंगे। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आप सभी के लिए, जो भी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन लेने का इरादा है तो ये कोड अप्लाई करते ही, जेटी नेट कोड अप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। कितना मैम? मैक्सिमम डिस्काउंट आपको ऑफर होगा। तो ये कोड हमेशा अप्लाई करें। जेटी नेट हर एक पेपर 2 पेपर 1 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल एंड एनवायरनमेंट पेपर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। एवरीवन फटाफट इस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एवरीबॉडी। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपसे जानना चाह रहा है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका राइट आंसर करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग इन इट्स टिश्यू? सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मर्क्यूरी जो है, किस आप कह सकते हो कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ मर्क्यूरी मौजूद होता है, जो कि पॉइजन का काम भी करता है? तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर हियर? सो डी विल बी आवर राइट आंसर। टूना, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर जो आप कह सकते हो, टूना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ मर्क्यूरी कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, जो कि पॉइजनिंग होता है, एक तरह का आप कह सकते हो पॉइजनिंग का काम करता है। डी विल बी आवर appropriate answer for this question. Next question, number 2. Okay, so what will be our right answer in this question? वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सी होगा, दोज आर करेक्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन? विच एग्जाम्पल बिलो इन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स? कौन सा इसमें से एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जिसका नवीकरण नहीं हो सकता, मतलब कि दोबारा से वो नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल है? तो वो है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सोलर आप प्रोड्यूस कर सकते हो, वाटर आप कह सकते हो कि वाटर भी एक तरह से रिन्यू होता रहता है टाइम टू टाइम, मगर जो फॉसिल फ्यूल है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
हाँ, दोबारा नहीं आ सकता फॉसिल फ्यूल एक बार अगर खत्म हो गया। वेरी गुड परी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मिंग एंड फिशिंग इंक्लूड विच ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज? जो खेती और मछली पकड़ने में कौन सी मानवीय गतिविधि शामिल होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ए विल बी आवर राइट आंसर, दोज आर करेक्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज। All right, farming and fishing includes primary activities. A will be our appropriate answer. Third question. What are the cause of carbon dioxide in the atmosphere? कार्बन, ओके, यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग एरर है, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल राइट, यहाँ पे एंड होगा। वेरी गुड। सॉरी, वेरी गुड। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? कौन सी ऐसे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि मैम वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में इतना जो फैल रहा है, प्रदूषित हो रहा है वायुमंडल में, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा कारण दिख रहा है जो आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, जलाते हो, वुड को डिफॉरेस्टेशन जो हम करते हैं, इस वजह से आप कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ने का कारण कौन सा है? मैम फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, लकड़ियां जलाना या डिफॉरेस्टेशन करना। दिस विल बी आवर राइट आंसर। डिफॉरेस्टेशन मीन्स की वनों की कटाई। ओके, वनों जंगलों को सफाया करना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मेजर द ग्लोबल वार्मिंग रेट? Who measure the global warming rate? ओके, वेरी गुड। क्लाइमेटोलॉजिस्ट द्वारा ग्लोबल वार्मिंग आप कह सकते हो मेज्योर किया जाता है। किसके द्वारा मैम? क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जलवायु विज्ञान के द्वारा। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स तो भाई आप कह लो ज्योतिष्य होते हैं, हाथ देखते हैं, हाथ की रेखा देख के आपका भविष्य बताते हैं। जो फिजिसिस्ट होते हैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है, फिलोसफर तो दर्शन से रिलेटेड है। क्लाइटोमोलॉजिस्ट विल बी आवर राइट आंसर। 1995 में ये प्रिडिक्ट किया गया था प्यारे साथियों कि 21st सेंचुरी में जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की गुंजाइश लगाई गई थी। 3.5 डिग्री से आप कह सकते हो 10 डिग्री तक बढ़ने की जो गुंजाइश है वो लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following result takes place due to global warming? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन सा यहाँ पे आपको ऑप्शन लगता है कि मैम वो ऑप्शन देखने को मिलता है? तो रेनफॉल में जो बदलाव, यानी ये जो बारिश है कभी बेवक्त हो जाती, कभी होती ही नहीं, कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बहुत बारिश हो जाती है। किस वजह से होती है मैम? ग्लोबल वार्मिंग जो इतना आप कह सकते हो जलवायु जो परिवर्तन होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिलता है। बी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। इन्वायरमेंट प्लीजेंट होता है क्या? सुखद हो जाएगा क्या? नहीं मैम, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपका जो पृथ्वी का आप कह लो बैलेंस नहीं रहेगी तो वो क्या एटमॉस्फेयर बहुत ही सुखदायक होगा? नो मैम, ये तो काफी डी प्लेजेंट हो जाएगा। लेस पोल्यूशन कॉज करेगा, कम पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो नहीं मैम, सभी इतनी गर्मी से ग्रस्त हो जाएंगे, इतना प्रदूषण हो जाएगा तो यहाँ पे डी आंसर भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और टेम्परेचर मेंटेन भी नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स की टेम्परेचर का बढ़ना और घटना। सो रेनफॉल में बदलाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल रोहित जी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होता है टेम्परेचर का बढ़ना घटना, सो वो ग्लोबल वार्मिंग में सारी चीजें आप देखने को मिलेगी।
Which of one of the following is the anthropogenic radiative forcing of climate? मानव जनित विकिरण बल कौन सा इसमें से आप देखने को मिल सकता है, कौन सा स्टेटमेंट? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? एरोसोल विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, कौन सा इसमें से मानव जनित जो आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव है, जो जलवायु को आप कह सकते हो फोर्सिंग ऑफ जलवायु, तो दैट विल बी एरोसोल। एरोसोल विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये रिप्रेजेंट करता है मानव जनित रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट को। कलेक्टिवली एरोसोल जो होता है वो ब्लॉक कर देता है रिफ्लेक्ट को और एब्जॉर्ब करता है पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन को। तो सोचो ये कितना खतरनाक है, जो नेगेटिव रिएक्टिव फोर्सिंग को आप कह सकते हो बढ़ाता है, क्रिएट करता है। ये बहुत ही खतरनाक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Okay, so what will be our right answer in this question? Very good, very good. सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो given diagram shows the contribution of greenhouse gases, which gas contribute maximum to the greenhouse effect? कौन सा सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो ग्रीन हाउस, आप कह सकते हो जो सबसे ज्यादा जो गैस है ग्रीन हाउस गैस है, कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा, तो आप कह सकते हो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है आपका सबसे ज्यादा, ये ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें ये सोचो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करता है। ठीक है सोनम जी, ये पीपल एंड इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। पीपल एंड इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है आपका, जो पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 है, उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an effect of the high dose of UVB? जो आप कह सकते हो जो सन से आप कह सकते हो जो आपके जो रेडिएशंस आते हैं, यूवी रेस आती है, यूवीबी उसी के एक प्रकार है, उसमें से सबसे ज्यादा आप कह सकते हो क्या प्रभाव करेगा? क्या अगर यूवीबी आप कह सकते हो यूवीबी का अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा हाई डोज का, तो वो क्या इनमें से क्या कॉज करेगा, प्रभावित किसे करेगा? ABCD। तो ये क्या करेगा मैम? स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपको स्नो ब्लाइंडनेस धीरे धीरे क्या करेगा? स्नो ब्लाइंडनेस करेगा। क्यों मैम? क्योंकि यूवी जो आप कह सकते हो इफेक्ट है वो क्या करता है प्यारे साथियों, ये आपकी स्किन में बहुत ही डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करता है। एजिंग और स्किन कैंसर भी देखने को आप मिल सकता है यूवीबी के कारण। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा हाई डोज अगर मिल जाए यूवीबी का, आपके स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, ये जो रेस होती है रेडिएशन होती है, इससे स्नो ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकता है, आर्क आई और आप कह सकते हो अनेक बीमारियां देखने को मिल सकता है, कैंसर भी कॉज करता है। सो बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, रोमा कह रही है मैम विटामिन ए की कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो होती है। वेरी गुड रोमा, वेरी गुड। सभी को जो विटामिन है वो सारी चीजें याद करके जाना है कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलती है।
Okay, which protocol was signed to control the emission of ozone depleting substance? Ozone depleting substance के लिए आप कह सकते हो कौन सा प्रोटोकॉल साइन हुआ था? कौन सा प्रोटोकॉल मैम? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। कब किया गया था मैम? 1987 में किया गया था। 1987 में मोर देन 175 कंट्रीज मिलके, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहां पे ये साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। जानता है किस लिए फेमस है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को आप कह सकते हो कंट्रोल, एमिशन उसका कंट्रोल करने के लिए। डी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so what will be our right answer here? ओके, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कहाँ पे ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है? नाम में ही हिमालय है, नाम में ही हिमालय है, सोचो। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे मैम? हिमाचल प्रदेश में है। कब ये प्यारे साथियों स्टैब्लिश कब हुआ था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क? तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में स्टैब्लिश हुआ। ये प्यारे साथियों जो आपका आप कह सकते हो यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ? 2014 में हुआ। ठीक है, 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल आई थिंक 40 है। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। विच which among the following mission of government of India follow, perform, achieve and trade mechanism? So what will be our right answer here? तो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। कौन सा यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक मिशन है जो फॉलो करता है? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड मैकेनिज्म। तो आपका नेशनल मिशन ऑन इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी विल बी आवर राइट आंसर। बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। ओजोन लेयर लाइज इन, ओजोन परत निहित है किसमें? कहां पर देखने को मिलता है ओजोन जो लेयर है? कहां पर? वेरी गुड, वेरी गुड। सो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स करेंगे, सभी स्टूडेंट्स यानी सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, सो सी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर लाई करता है। कहाँ पे मैम? स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, काफी लेयर है हमारी अर्थ की, सभी को पता है। आप एटमॉस्फेयर, फिर तीन बेसिक लेयर स्पेयर सभी को पता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट फेयर? इस फटाफट इस क्वेश्चन को बताएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर फर्न, एजूला एंड काइनोबैक्टीरियम एनाबाइना इज कॉल्ड, इज नोन एज। हाँ बिल्कुल परी, एट जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उस लेयर में अगर ओजोन आ रहा है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल। हाँ, एप्लीकेशन पे क्लास सभी को पता है ना, एप्लीकेशन पे हमारी क्लास 6:50 पीएम पर अनअकैडमी एप्लीकेशन की क्लासेस होती है। सभी जरूर डाउनलोड करें इन केस आपने नहीं किया हो तो। तो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक, सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है? ह्यूमन मेड, और जो नेचर के द्वारा आप कह सकते हो जब मिलके कोई चीज फॉर्म होता है तो वो सिम्बायोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है मैम? सिम्बायोटिक। तो ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे और सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मैम इसमें से करेक्ट है ऑब्जर्वेशन जो डिस्क्राइब करता है टेरेस्ट्रियल एंड ओशियन बायोडायवर्सिटी को। ठीक है, जो स्थल पे है और जो महासागर जैव विविधता है उसको डिस्क्राइब करता है। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे आप कह लो ए है और ये बी है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। टेरेस्टेलियर जो बायोडाइवर्सिटी होती है टेंड टू बी हाईएस्ट एट लो लैटिट्यूड नियर टू द इक्वेटर। तो बिल्कुल ये कहाँ पाई जाती है प्यारे साथियों? जो लो लैटिट्यूड है उस एरिया में ये सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो स्थलीय जैव पाई जाती है। डाइवर्सिटी जो है बायोडाइवर्सिटी वो वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जो लो लैटिट्यूड एरियाज है इक्वेटर के नजदीक में। और टेरिस्टोरियल जो आपका बायोडाइवर्सिटी है इज अप टू 25 टाइम्स ग्रेटर देन द ओशियन बायोडाइवर्सिटी। दैट इज ट्रू। ओके, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Very good. So what will be our right answer? Which of the following wetland of India are currently in Montreux record? कौन सा यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो आपका यहाँ पे ए विल बी आवर राइट आंसर। लोकटेक लेक एंड साथ में क्यूला डेओ नेशनल पार्क जो आई थिंक राजस्थान में है। एम आई राइट? आपका ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। एंड लोकटक इज ऑल नोन। तो आपका फर्स्ट और जो ए और जो बी आंसर है वो आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल वेटलैंड है। वेटलैंड आपको बहुत ही जरूरी है आपका पढ़ के जाना। वेटलैंड कितने शामिल है ये पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इंडिया में आई थिंक टोटल 75 वेटलैंड अभी इंडिया में शामिल किए गए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए लाल शैवाल जिम्मेदार है? रेड एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक जरूर करें जिससे मुझे पता चल सके क्लास आपको पसंद आ रही है और मैम ऐसे ही आपके समक्ष क्वेश्चन लाते रहें। तो यहाँ पे प्यारे साथियों नन ऑफ द अबव विल बी आवर राइट ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। रेड एल्गी के लिए क्या रेड कलर जो लाल सी होती है क्या वही रेड एल्गी पाई जाती है? नो मैम। रेड रस्ट ऑफ टी? नो मैम। रेड टाइड्स? नो मैम। सो डी विल बी आवर राइट आंसर। ऑल जो नन ऑफ देम है वो सही होगा। ठीक है, कोई आंसर सही नहीं था। कंसीडर, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैम? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीम कोटेड यूरिया। जो आप कह सकते हो नीम कोटेड यूरिया होता है उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए हैं आपको कंसीडर करना है। अब वेरी गुड परी, वेरी गुड। सो रेड एल्गी सभी को पता है ना, रेड एल्गी जो है आप कह सकते हो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से विदाउट एनी डिले करेंगे। Okay, so C will be our right option. What will be our right option in this question? सी विल बी योर एप्रोप्रिएट आंसर। बाय सी। नीम कोटेड यूरिया जो होती है प्यारे साथियों, पहले तो ये आपकी फसल की पैदावार बढ़ाती है। मतलब कि आप कह सकते हो काफी कम मात्रा में नीम कोटेड यूरिया को डालने से
फसल की जो पैदावार है वो काफ़ी दुगनी बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन सही है। ये रिड्यूस करता है अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को। क्या ये रिड्यूस करता है मैम वाटर जो है आप कह सकते हो रिड्यूस करता है, तो बिल्कुल ये रिड्यूस करता है अंडरग्राउंड जो भी वाटर कंटामिनेशन है बिकॉज़ इसमें लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है? लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और ये नाइट्रोजन जो है, ठीक है? नाइट्रोजन पौधों में धीरे-धीरे रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी सही है। सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूसेस नो मैम, ये सिर्फ़ फसल आप कह लो एग्रीकल्चर में ही आप कह लो बेनिफिट देता है। सिर्फ़ एग्रीकल्चर में ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल परी जी ऑर्गेनिक है। With reference to, let me quote this question first, 15 question. With reference to the environment protection, which among the following are legally binding convention? कौन सा legally binding है? इनमें से कौन से convention legally binding है? मीन्स कि आप इसको आप कह सकते हो ये आप बाध्यकारी है, ये लीगली बाइंडिंग है। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन विल बी आवर राइट आंसर। ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन में शामिल है, ठीक है? एक तरह का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। तो फोर्थ विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is our reason behind promotion of production of neem coated urea? अच्छा, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने जस्ट किया है मगर इसमें ऑप्शन थोड़े से चेंज है, थोड़े से ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। ऑप्शंस यहाँ पे चेंज किया गया है, लेकिन पहले के ऑप्शन आपको मदद कर सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 5 सेकंड आर लेफ्ट नाउ। तो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन। पहले हमने डिस्कस किया मैम नीम कोटेड यूरिया जो फसल है उसको आप कह सकते हो उसकी पैदावार को बढ़ाती है, उपजाऊ फर्टिलाइज करती है फसल को, एफिशिएंसी बढ़ाती है, अंडरग्राउंड वाटर जो कंटामिनेट हो रहा है उसको कम करती है और साथ में जो आप कह सकते हो सब्सिडी जो यूरिया की चोरी होती है उसको कम करता है क्योंकि ये जो ग्रीन कोटेड यूरिया है ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इसका यूज हो पाता है, सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करने के लिए ही यूज हो पाता है। तो ये आप कह सकते हो सब्सिडीज जो चोरी होती है रिड्यूस करता है उस चीज को, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। Okay, what will be our right answer in this question? Which of the above is are considered for calculating National Air Quality Index? कौन सा आप कह सकते हो जब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है कौन कौन से पॉल्यूटेंट को कंसीडर किया जाता है? कौन कौन से पॉल्यूटेंट को कंसीडर किया जाता है मैम? ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को आप क्या करते हो मैम? कंसीडर करते हो, ठीक है? ए और बी जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को इंक्लूड करते हैं। ए विल बी आवर राइट आंसर। व्हाट इज HTTP 404? ये जो आप देखते हो एक तरह का ईरर, आप अपने लैपटॉप में देखते हो ना कभी कभी ये ईरर शो होता है, तो ये किस वजह से शो होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जल्दी से क्वेश्चन देखिए, आंसर करें। क्यों ये शो क्यों होता है? HTTP 404 क्यों शो होता है?
वेरी गुड। सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ये एरर होता है जब सर्वर नॉट फाउंड, ठीक है, सर्वर जब नहीं मिलता, ठीक है, कनेक्शन नहीं हो पाता, तब आपका HTTP 404 शो होता है। भाई हम लोग के टाइम में क्या होता था, हम लोग कंप्यूटर लैब जाते थे, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन ना हो, सर्वर ना मिल पा रहा हो, तो आपका इंटरनेट है वो क्रोम है, ठीक है, आप क्रोम पे जाते थे, आप देखते थे सर्वर ही नहीं, तो आप एक गेम नहीं खेलने लगते थे डायनासोर वाला, उसको जंपिंग करवाते थे हम ना, है ना, तो वो उसके सामने ही जो गेम होता था उसके सामने ही किनारे लिखा रहता था HTTP 404, ठीक है, मतलब कि सर्वर नॉट फाउंड, इस वजह से वो लिखा रहता था। ए विल बी आवर राइट आंसर। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर आर दैट कंप्यूटर्स, बेनिफिट क्या है कंप्यूटर का यूज करने का। वेरी गुड आफ्टरनून सुधीर, फटाफट आंसर करेंगे, क्या है बेनिफिट कंप्यूटर को यूज करने का, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून पिंकी, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अच्छा डी आंसर आ रहा है, सरकारी ऑप्शन आ रहा है, बहुत डांट पड़ेगी भाई, अच्छे से क्वेश्चन देखो। आरती आप भी डी कर रहे हो, आनंद आप भी डी कर रहे हो। अच्छा जी, चलो आपके पास 15 सेकेंड है, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे। ये इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या सभी को, इजी क्वेश्चन लग रहा है? इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा इसका। बिल्कुल आरती, ए होगा बेटा, राधे बिल्कुल सही है, ए विल बी आवर राइट आंसर। आप कह सकते हो कंप्यूटर्स का बेनिफिट पूछा गया है, कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं और ह्यूज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आपका छोटा सा फोन भी एक कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, मगर सोचो क्या वो हैंग नहीं करता, क्या वो बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है? नहीं मैम। अगर हम एक ब्रॉड कंप्यूटर जो आप कह सकते हो बात करें कंप्यूटर की, वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और उसकी में जो स्टोर कर सकते हो आप डाटा, वो भी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। आप अगर इनपुट गलत डालोगे, अगर कंप्यूटर में आप गलत इनपुट डालोगे, तो क्या उसका रिजल्ट रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएगा, मतलब एकदम एक्यूरेट आएगा अगर इनपुट गलत डालोगे। आपने लिखा कि आपको मान लो जानना हो जम्मू कश्मीर का कैपिटल, और आप उसमें लिख रहे हो उत्तर प्रदेश का कैपिटल, तो क्या इंफॉर्मेशन सही बताएगा? वो बिल्कुल नहीं भाई। आप जो इनपुट डालोगे तो रिजल्ट कैसे एक्यूरेट आएगा? इनपुट अगर गलत डाल रहे हो तो रिजल्ट भी तो गलत आएगा, है ना। यहाँ पे एक्यूरेट वर्ड यूज कर दिया गया है। इर्द गिर्द होता मतलब कि अगर मतलब आसपास आंसर आता तो सही आता, लेकिन एक्यूरेट आंसर कभी नहीं आएगा अगर गलत इनपुट डालोगे। क्या इनफ्लेक्सिबल होता है कंप्यूटर? बिल्कुल नहीं मैम, कंप्यूटर तो फ्लेक्सिबल होता है। अब तो मिनी कंप्यूटर भी आ गया है कि छोटू सा कंप्यूटर होता है, आप अपने हाथ में उस चीज को यूज कर सकते हो, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर डिजाइन हो रहे हैं अब, तो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, एक्टिविटीज में फ्लेक्सिबल है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा। देखो यही गलती कर देते हो आप लोग पेपर में, लगता है आपको क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर थोड़ा सा विचार करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर आर प्राइमरीली यूजफुल फॉर, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है यूज करने का, वो क्या होता है? मुख्य उद्देश्य, क्लास को सभी लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, ठीक है, आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करिएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। एबीसीडी, मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का यूज करने का क्या है? देखो राधे कह रही है मैम सरकारी ऑप्शन होगा, ऑल द अबव विल बी आवर राइट आंसर। बहुत डांट पड़ेगी भाई जो ऑल कह रहा है, सभी बच्चे ऑल कह रहे हैं, बहुत गलत बात है। ऑल नहीं होगा, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर लिखा है बेटा, सुपर कंप्यूटर लिखा है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तो अब नॉर्मल कंप्यूटर भी कर सकता है, फिर आप सुपर कंप्यूटर क्यों खरीदोगे? ठीक है, इनपुट आउटपुट तो नॉर्मल कंप्यूटर भी कर सकते हैं, मेरा भी कंप्यूटर इनपुट आउटपुट प्रोसेस कर रहा है, तो मैं सुपर कंप्यूटर क्यों परचेज करूं, इतना महंगा, इतना आप कह रहे हो स्पेस लेगा वो, है ना, उसे क्यों खरीदूं? डाटा रिटायबल तो नॉर्मल कंप्यूटर भी कर सकता है, डाटा को पुनः प्राप्त करना नॉर्मल कंप्यूटर भी कर सकता है। मेरे खुद के लैपटॉप में रिसाइकल बिन है, वहां से मैं डाटा दोबारा प्राप्त कर सकती हूँ। इसके लिए मैं दुकान जाऊंगी सुपर कंप्यूटर खरीदने? बिल्कुल नहीं मैम, ये तो नॉर्मल कंप्यूटर भी कर सकता है। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन, ये सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है। वेदर रिपोर्ट जनरेट करना,
साइंटिफिक एप्लीकेशन अप्लाई करना, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन अप्लाई करना सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है। ये जो ए बी है, ये आप कह लो नॉर्मल कंप्यूटर भी परफॉर्म करते हैं, ए बी नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ो, सुपर कंप्यूटर प्राइमरीली पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे यूजफुल फॉर नहीं, प्राइमरीली पूछा गया है, मुख्यतः मतलब पहला काम क्या है सुपर कंप्यूटर, प्राइमरीली यूजफुल फॉर। ठीक है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। इतना प्यारा क्वेश्चन आप लोग डी ऑप्शन करके क्वेश्चन ही बिगाड़ दिए पूरा का पूरा। ठीक है, हमारी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से पहली क्लास यूट्यूब पे 2 बजे होती है, दूसरी क्लास होती है 3:30 PM पर। ये दो टाइमिंग है, स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। सभी को क्लियर है? द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड ऑन। जो आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उसका जो इंस्ट्रक्शन लिख के आता है वो किस जगह पे स्टोर होता है, कौन सा उसका घर है, मतलब कहाँ पे स्टोर होता है। ओके सुधीर, फटाफट आंसर करना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। वेरी गुड आरती। कोई बात नहीं दीनानाथ जी, आईसीटी तो बहुत ही अच्छा एक यूनिट है, मतलब बहुत ही, सोचो कितना अवेयरनेस आपको मिलता है आईसीटी पढ़ के, तो जरूर आईसीटी पढ़ी। विशाल, ए नहीं होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो मेमोरी भाई जिसको जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे उसमें रखी हुई हर इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी, हर इंफॉर्मेशन समाप्त हो जाएगी। तो इसमें कोई क्यों भाई, इस बूटिंग वाला जो बूटिंग होता है, आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बूटिंग इंफॉर्मेशन इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी में कोई क्यों रखेगा कि जैसे ही आप पावर ऑफ करो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी मेमोरी है उड़ जाएगी, मतलब इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें आप क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें क्यों रखोगे कि इंस्ट्रक्शन उड़ जाएगा। सीडी रोम आप कह सकते हो। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, क्या सीडी रोम होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी? बिल्कुल नहीं मैम, ये कैसे हो सकता है, सीडी रोम कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सीडी रोम नहीं होगा। क्या सी होगा, रीड ओनली मेमोरी? क्या रीड ओनली मेमोरी चिप्स? बिल्कुल, जो ROM रीड ओनली मेमोरी चिप आती है जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। सीडी रोम आप अलग से लेते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क आप अलग से लेते हो प्यारे साथियों, मगर रीड ओनली मेमोरी चिप ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। इसी में सारा जो बूटिंग सिस्टम होता है, बायोस आपने नाम सुना है, नाम सुना है आपने बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। तो इसमें ही सारा इंस्ट्रक्शन सेव होता है, जो बूटिंग कंप्यूटर ऑन करते जो बूटिंग होता है उसका सारा इंस्ट्रक्शन बायोस में सेव होता है। और बायोस कहाँ पे मिलता है, रोम में सेव होता है। कहाँ, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी वोलाटाइल नहीं होती, नॉन वोलाटाइल है। मीन्स कि आप पावर ऑफ करोगे कंप्यूटर का फिर भी जो भी रीड ओनली मेमोरी में सेव है वो हमेशा सेव रहेगा। इस वजह से क्लियर है सभी को? सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, कौन सा इसमें से सबसे फास्टेस्ट है, कौन सा इसमें से सबसे फास्टेस्ट है। अच्छा, पूरे क्लास में आईसीटी थोड़ा ही आता है, कोई बात नहीं दीनानाथ जी, आपको इस क्लास में काफी अवेयरनेस, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, कौन सा इसमें से आप कह सकते हो फास्टेस्ट है, दैट विल बी सीपीयू। सभी ने ग्राफ पढ़ा है ना, सीपीयू रजिस्टर टॉप पे आता है, सीपीयू रजिस्टर टॉप पे आता है, फिर आता है कैश, और उसके बाद सारा जो भी सेकेंडरी मेमोरी है वो आता है। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर सबसे ऊपर आता है, फास्टेस्ट होता है। ठीक है, फास्टेस्ट होता है, दैट विल बी नोन एज सीपीयू। ठीक है, ए विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर, यानी आप जिसको सीपीयू भी बोलते हो, सीपीयू इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सबसे टॉप पे क्या होता है, रजिस्टर। आप सीपीयू भी इसी कॉलम में सीपीयू भी लिख सकते हो, कभी कंफ्यूज मत होना, अगर सीपीयू की जगह रजिस्टर लिख के आ जाए तब भी टॉप पे रजिस्टर को रखना। फिर आता है आपका कैश, फिर मेन मेमोरी आती है, फिर हार्ड डिस्क यानी सेकंड मेमोरी आनी स्टार्ट हो जाती है। इन केस आपको क्लियर ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हार्ड डिस्क और फिर क्लाउड। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, अ डिसएडवांटेज ऑफ लेसर प्रिंटर इज दैट,
लेसर प्रिंटर का डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, दूसरी क्लास भी आईसीटी। हाँ, बिल्कुल विशाल, रजिस्टर को ही आप सीपीयू भी आप कह सकते हो उसी में इंक्लूड है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेसर प्रिंटर का क्या डिसएडवांटेज है? ओके, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? फटाफट ये क्वेश्चन देखें एंड आंसर करें। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लेसर प्रिंटर? दैट विल बी नन ऑफ द अबव। ये क्विटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर से आप कह सकते हो बिल्कुल शांत होता है, थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वार्म होने में टाइम लगता है, आउटपुट थोड़ा लोअर क्वालिटी में निकलता है। अगर आप कह सकते हो डिसएडवांटेज ये नहीं है उतना, ये आप कह सकते हो मीडियम में आ जाता है। सो डी विल बी आवर राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी प्राइवेसी रिस्क? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको देख के लगता है कि उस चीज से आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एक कोने में वो चीज पड़ी रहेगी, कोई असर नहीं पड़ेगा? फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अच्छा, फिशिंग होगा, सुधीर कह रहे मैम फिशिंग होगा। लेट्स सी। भाई, सिक्योरिटी प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर, नॉट, नॉट हमेशा ध्यान रखना। इसमें पूछा है नॉट, नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन देख के आपको लगता है असर नहीं पड़ेगा? दैट विल बी स्पैम। सभी के फोन में जीमेल होगा क्या? जीमेल है बिल्कुल, तभी तो यूट्यूब आप देख पा रहे हो, लॉगिन तो किए हो जीमेल, है ना? जीमेल में आप जाओगे कभी देखोगे कि स्पैम लिस्ट होती है। स्पैम मतलब खुद ही उन्होंने वेरीफाई किया है कि जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड मैसेज आएगा, ठीक है, मार्केटिंग से कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया जो मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं और आपको मेल भेजते हैं, मार्केटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, स्पैम कॉल हो गया, है ना? तो वो सारी चीजें कहाँ जाएगी? जीमेल में स्पैम सेक्शन में जाएगी। जीमेल क्या, आपके कॉल भी आते हैं स्पैम नाम से जो मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं, बैंकिंग वाले होते हैं, क्रेडिट कार्ड के कॉल आते हैं। वो सब क्या है, आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे रिस्क, मतलब आपकी जोखिम नहीं होता, वो बस मार्केटिंग वाले मैसेजेस होते हैं। तो वो आपकी प्राइवेसी और जोखिम नहीं देते हैं। वायरस अगर आपके लैपटॉप में अटैक कर दिया तो आपका वायर आप कह सकते हो लैपटॉप आपका, आप बल्कि उसमें आ सकते हो, प्राइवेसी रिस्क में आ सकते हो। अगर आपका लैपटॉप हैक हो गया तो सोचो आपके सारी इंफॉर्मेशन गए, आपसे पैसे की डिमांड होगी, है ना? और बिटकॉइन की डिमांड होगी। फिशिंग मीन्स क्या होता है? फिशिंग मीन्स मान लो एक सही भाषा में समझे, फिशिंग मीन्स क्या होता है? एक तालाब में कोई मछली पकड़ने जाता है, उसके पास एक रॉक, एक मतलब एक रॉड होती है, फिशिंग रॉड होती है, जिसमें जब वो उसको डालता है पानी में तो फिश को क्या लगती है कि खाना आ रहा है। फिश को क्या लगता है कि खाना आ रहा है ना? लेकिन वो जो आप कह सकते हो वो खाना नहीं है, वो खाने के भेष में, खाने के रूप में वो जाल बिछा होता है। वैसे ही फिशिंग में क्या होता है प्यारे साथियों, आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, हूबहू वो वेबसाइट लगेगी आपको, अरे ये तो वही साइट है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और जब उस वेबसाइट पे आप लॉग इन करते हो तो आपको बाद में पता चलता है कि ये वो साइट नहीं है, ये ऑथेंटिक साइट नहीं है, तो हूबहू एक जाल बिछा था। जैसे ही मैंने लॉग इन किया मेरी सारी इंफॉर्मेशन उस अटैकर के पास चली गई और वो आपसे फिर फिरौती या जो भी उसका मन करे आपसे वो मांगेगा, ठीक है? तो इसमें आपकी प्राइवेसी खतरे में होती है, हैकिंग में भी, वायरस में भी। लेकिन स्पैम तो बस मार्केटिंग और प्रमोशनल मैसेज आपको आते हैं, स्पैम में कोई आपको खतरा नहीं होता है। डाटा एंट्री कैन बी परफॉर्म विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डाटा एंट्री आप सभी में परफॉर्म कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, मगर एक जो है उससे नहीं कर सकते। व्हाट इट इज? क्या है वो? फटाफट आंसर करेंगे।
Okay, what will be our right answer? वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन है भाई? डी 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 आंसर कर रहा है। डी कैसे? वेरी गुड निर्मला, एक ही बच्चा है जो कह रहा है मैम सी होगा। ठीक है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आप कह सकते हो इससे डाटा एंट्री संभव संभव है, बिल्कुल है। ऑप्टिकल आप मार्क रिकॉग्निशन, बिल्कुल इससे अच्छा एक सेकेंड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, फुल फॉर्म हमेशा आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है फुल फॉर्म। OMR क्या है? आप कहोगे मैम इट इज अ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, रिकॉग्निशन। मगर ये COM क्या है? ये तो लग रहा है जैसे जो कमर्शियल वेबसाइट होती है, जो commercial.com करके एक वेबसाइट होती है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, वो लग रहा है। तो ये तो डोमेन नेम हुआ, इससे आप डाटा एंट्री कैसे कर सकते हो? ये क्या हुआ? ये तो डोमेन नेम हुआ जो एक वेबसाइट को बताता है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, ये एजुकेशनल वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भाई इसी को तो यूज करके हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी मदर होती है, वो इसी को तो यूज करके बोलती हैं कि हाँ भक्ति लगा दीजिए। ठीक है, वॉइस को ही ऑन करके, गूगल वॉइस को ही तो ऑन ऑन करके डाटा एंट्री करते हैं। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एप्रोप्रिएट है। ठीक है, सी जो है वो डोमेन नेम है, कमर्शियल वेबसाइट, मतलब कमर्शियल इज अ फुल फॉर्म ऑफ COM। सभी को क्लियर है? सभी नहीं, कॉमर्स, हाँ बिल्कुल कमर्शियल यानी कॉमर्स। डी किसने दिया था? हाँ, डी तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। सो डी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि इससे भी आप डाटा एंट्री करते हो, डाटा को इनपुट करते हो। ठीक है, एम आई क्लियर? सभी को क्लियर है? एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर है सभी को ये? हाँ, मैग्नेटिव टेप कैन सर्व एज, नहीं नहीं रोना नहीं है, किसी को रोना नहीं है, फटाफट इस क्वेश्चन को बताएं। मैग्नेटिव टेप कैन सर्व एज, जो मैग्नेटिव टेप है आपको किस रूप में सर्व कर सकता है सर्विस? फटाफट इस क्वेश्चन को करें। ओके सिन्नू, एंड जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज क्लास को लाइक करना है सभी स्टूडेंट को, अगर क्वेश्चन पसंद आते हो तो। ठीक है, लाइक करना है और कमेंट करते रहना है ताकि मैम सभी के कमेंट को पढ़ती रहे, और क्लास को जो भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्लास को शेयर करते रहना है। मैग्नेटिव टेप कैन सर्व एज ऑल ऑफ द अबव, सरकारी ऑप्शन अब काम आएगा आपका। इनपुट मीडिया के रूप में भी मैग्नेटिव टेप सर्व करता है, आउटपुट मीडिया भी, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब बच्चे लगता है डर गए हैं डी ऑप्शन से। A dash is a set of information which process the data transaction in database system that monitor transaction program. What is the dash? यहाँ पे क्या आएगा? Fill in the blanks है, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। What is the answer? Okay, so what will be our right answer in this question? आप कहोगे मैम इट इज अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, बिकॉज क्वेश्चन से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता होगा। A transaction processing system is a set of information which process the data transaction in database system that monitor transaction program। अच्छा, बचपन में क्या होता था, हम लोग जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होते थे फिल इन द ब्लैंक्स में, हमें लगता था वही वर्ड होगा, और यहाँ भी आपका कॉमन सेंस काम आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका कॉमन सेंस काम आएगा, मगर फिर भी आपको हमेशा पढ़ के जाना है। TPS will be our right answer। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम will be our right answer। The amount of a check is recorded in magnetic ink using, and जो आप कह सकते हो
जो चेक होता है उसमें जो अमाउंट आप रिकॉर्ड करते हो वो मैग्नेटिक इंक के द्वारा आप कह सकते हो यूज किया जाता है। तो यूजिंग एन व्हाट, एनकोडर, एम्बोजर, इंस्क्रिबर या इम्प्रिंटर। वेरी गुड आफ्टरनून सद्दम, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? 15 सेकेंड आपके पास है, 15 सेकेंड। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। So A, B, C, D, what will be our right answer in this question? Amount of a check is recorded in magnetic tank, magnetic ink using an what? Using an, very good, that will be encoder. Encoder को use करके आप क्या करते हो? चेक में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है उसको यूज करते हो मैग्नेटिक इंक के द्वारा। A will be our appropriate question. When some unidentified unknown person firm send you mail in a trustworthy, lucrative way, asking for sensitive bank and online payment information. This is a case of what? What will be our right answer? मैंने पहले आपको बताया था ना, अगर जिसको वो क्वेश्चन याद होगा वो आंसर कर देगा। ठीक है, वेरी गुड एन के सिंह, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। What will be our right answer in this question? Very good, Pihu। 15 सेकेंड आपके पास है, ऑलमोस्ट 15 सेकेंड आपके पास है, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अच्छा, मिक्स आंसर आ रही है बच्चे, ए बी सी डी सभी में कंफ्यूज है, तो सी विल बी योर राइट आंसर। मैंने आपको बताया था ना, फिशिंग, अगर आप इस शब्द की मीनिंग देखोगे तो जब कोई तालाब के पास जाता है कोई बच्चा फिशिंग रॉड लेके, उस फिशिंग रॉड में जो वो दाना फंसाता है, ठीक है, दाना क्या करता है, वो मान लो रोटी का टुकड़ा फंसाता है, तो जो फिश है, जो तालाब में फिश है, उसको क्या लगेगा कि उसके पास खाना आ रहा है, जबकि खाने के भेष में आप कह लो उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। वैसे ही फिशिंग में क्या होता है, आप जब अपना कंप्यूटर यूज करते हो तो आप किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हो आपको लगेगा वो ट्रस्ट वर्दी है, मतलब उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज पर हम विश्वास कर सकते हैं और आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपना नाम, पता, एड्रेस, मतलब पता और एड्रेस इज द सेम थिंग, नाम, पता, एड्रेस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, हर चीज आप उस पे सेव कर देते हो। और फिर यहाँ बाद में आपको पता चलता है कि अरे ये जो वेबसाइट है ये बहरूपिया था, मतलब ये ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट नहीं था, ये ऑथेंटिक नहीं था, आपने गलत जगह लॉग इन कर लिया। और फिर जो अटैकर्स है आपके सेंसिटिव जो बैंक इंफॉर्मेशन होती है, ऑनलाइन पेमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, उसको यूज करता है और आपसे पैसे या कोई भी चीज की डिमांड करता है। दैट विल बी नोन एज फिशिंग। ठीक है, क्योंकि फिश को भी तो यही लगता है कि उसके लिए खाना आ रहा है, जबकि वो खाना नहीं, वो जाल आ रहा होता है, जबकि वो दूसरे का आहार बनने जा रही होती है। वैसे ही आपको भी लगता है कि आप जिस साइट को लॉग इन कर रहे हो वो वैलिड है, वो ऑथेंटिक है, मगर आप किसी दूसरे का आहार बन रहे हो। स्पैम में आपको मार्केटिंग से रिलेटेड मैसेज आते हैं जो कि आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करते हैं। मार्केटिंग प्रमोशन तो भाई आपने ही तो कभी जिंदगी में किसी साइट पर लॉग इन किया होगा, अपनी ईमेल आईडी दी होगी, फोन नंबर दिया होगा, तभी तो मार्केटिंग मैसेज आते हैं। जैसे आप कहीं मॉल घूमने गए, आपसे वो पूछते नहीं बिलिंग के टाइम कि सर आपका फोन नंबर क्या है, और फिर आपके नंबर पे मार्केटिंग मैसेज भेजते हैं, भेजते हैं कि नहीं, आपके जीमेल पे मार्केटिंग मैसेजेस आते हैं। तो ये क्या आपको परेशान कर देते हैं, ये क्या आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं? बिल्कुल नहीं मैम, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इसमें कोई, आप कह सकते हो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है स्पैम में। हैकिंग में आप कह सकते हो वो तो कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उसमें आपका बस नहीं चलता भाई, बहुत बहुत जो चैनल्स है वो हैक हो जाते हैं। ठीक है, वो हैक हो जाते हैं। फिशिंग इज नथिंग। ओके, सो आप कह सकते हो फिशिंग आपका सही आंसर है। फिशिंग विल बी आवर राइट आंसर। कोई बात नहीं दीनानाथ जी, आप बस क्लास को देखते रहें, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। MICR हैज मेड पॉसिबल अप। MICR का पहले आप सभी फुल फॉर्म भी बताएं मुझे, और MICR के द्वारा क्या पॉसिबल हो पाया? MICR के द्वारा क्या पॉसिबल हो पाया?
So what will be our right answer? 15 सेकंड है आपके पास, फटाफट आंसर करेंगे। और अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये बेस्ट टाइम है प्यारे साथियों। जेटी नेट कोड यूज करते पेपर 1 पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे एंड आपको मिल जाएगा 25% डिस्काउंट और साथ में लगभग 6 महीना फ्री वैलिडिटी, 6 महीना फ्री वैलिडिटी जेटी नेट कोड यूज करते ही कैपिटल लेटर्स में। प्यारे साथियों, MICR का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, पीहू ने बताया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन आप कह सकते हो मैग्नेटिव इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या पॉसिबल? अरे बहुत डांट खाओगे, मार्कअप रीडर कौन कह रहा है? एनके सिंह, नहीं, गलत बात बेटा। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? क्या पॉसिबल बना दिया है MICR ने? कैशलेस सोसाइटी बना दिया है, ठीक है। क्या बना दिया है? कैशलेस सोसाइटी इन्होंने बना दिया है। सो ए विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है, ए विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोड है, मैंने आपको ये बताया था ना, MICR जो एनकोडर मैग्नेटिक इंक, यहाँ पे जो कोड है इनके द्वारा मेंशन हो जाता है, ठीक है। दैट विल बी आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है आपको लगता है कि वो करेक्ट है? ABCD? हाँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि मैम वो ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे कोड आपको मेंशन है, कोड देख के आपको आंसर करनी है। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? दैट विल बी, व्हाट विल बी ऑप्शन आवर राइट आंसर? सी, आप फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। NKN क्या न्यू नॉलेज नेटवर्क कहलाता है? बिल्कुल नहीं मैम, NKN इज फॉर नेशनल नॉलेज नेटवर्क। पूरे देश को आप कह सकते हो एक नेटवर्क से कनेक्ट करना, नेशनल नॉलेज नेटवर्क इज अ फुल फॉर्म ऑफ NKN। मूक क्या ऑफलाइन कोर्सेस है? मतलब आप किसी सेंटर पे जाके मूक के कोर्सेस को पढ़ते हो या आप अपना फोन ओपन करते हो? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, इसमें आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ते हो। तो मैम इट इज अ ऑनलाइन कोर्सेस। हम कहीं सेंटर पे थोड़ी जाते हैं कि हम सेंटर पे जाके हम उनसे कहें कि हमें ये कोर्स दे दो, हमें ये PDF दे दो, नहीं। हम तो अपने फोन पे लॉग इन करते हैं, वेबसाइट EPG पाठशाला हो गया, मूक के साइट हो गए, वहां पे जाके हम कोर्सेस को पढ़ते हैं ऑनलाइन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। बिल्कुल, हमारे देश में सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें आप कह सकते हो परम सीरीज चल रही है, सिद्धि सीरीज चल रही है ना। क्लॉक रेट ऑफ CPU इज मेजर्ड इन गीगाबाइट की गीगाहर्ट द्वारा आप कह सकते हो जो क्लॉक रेट है CPU का वो मेजर किया जाता है। गीगाबाइट तो भाई ये बहुत नया नाम है। आपके फोन में भी रिफ्रेशिंग रेट होता होगा, गीगाहर्ट्ज होते होंगे, तो आप रिफ्रेशिंग रेट भी आप अपने फोन का भी देख सकते हो। तो जो CD ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि गीगाबाइट नहीं गीगाहर्ट्ज द्वारा CPU मेजर किया जाता है क्लॉक रेट। परम शिवाय क्या है? एक तरह से सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि सभी को पता है परम सीरीज हमारे भारत में लॉन्च की गई है, दैट इज कंसीडर एज सुपर कंप्यूटर, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया जाता है। C और E ऑप्शन आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? इट इज क्लियर। इन अ कंप्यूटर सिस्टम which decide is functionally opposite to a keyboard? कीबोर्ड के अपोजिट क्या है? कीबोर्ड के अपोजिट क्या है? अब मैं हिंट आपको बहुत कम ही हिंट दे सकती हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कीबोर्ड के अपोजिट क्या पड़ता है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ये भाई फर्स्ट फर्स्ट नहीं, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ क्लास से ही आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करना है, किसी भी स्टूडेंट को।
तो आप कह सकते हो कि मैम कीबोर्ड अगर एक इनपुट है तो हमें क्या बताना है, हमें इसका अपोजिट यानी आउटपुट बताना है। अलोम विलोम सभी पढ़े हैं कि नहीं, हमें इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, मतलब कि हमें इसका आउटपुट वाला प्रोडक्ट बताना है। तो अगर कीबोर्ड इनपुट है तो माउस भी तो इनपुट हुआ, माउस से आप इंफॉर्मेशन को इन कर पा रहे हो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में। ट्रिक बॉल भी तो इनपुट हुआ, इंफॉर्मेशन इन कर रहे हो आप इसके जरिए। जॉय स्टिक जो गेम में बहुत काम आती है, उससे भी तो आप गेम में इनपुट कर रहे हो। मगर प्रिंटर जहां से आपकी हार्ड कॉपी जो है, किसी भी पीडीएफ की हार्ड कॉपी बाहर निकल रही है, वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। मतलब जहां से इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा हो, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, लैपटॉप का जो डिस्प्ले है, कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो हो, या फिर आपका प्रिंटर हो, जहां से भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, यानी हेडफोन जो कान में आप अभी लगाए होंगे, वहां से जो साउंड क्रिएट हो पा रहा है वो भी आउटपुट है। मगर उसी हेडफोन में अगर माइक हो गया तो वो हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का मिक्सर। सो प्रिंटर आपका यहाँ पे सही आंसर है, दैट विल बी आउटपुट। ऑल राइट, प्रिंटर आपका सही आंसर है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। यूजीसी नेट में हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से पूछा जाता है। सो आप यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में पढ़ते हैं इन्हें कहलाते हैं हाइब्रिड। ठीक है, आप कह सकते हो ये जो बीच में पढ़ते हैं इनको कहते हैं हाइब्रिड, यानी कि मिक्सर, दोनों का मिक्सर। क्योंकि अभी मार्केट में नेक बैंड आ गए हैं। नेक बैंड यानी कि जिसमें ब्लूटूथ भी है, मतलब आप कुछ माइक में बोल भी सकते हो और वो जहां पे आप ईयरबड्स लगा के सुन भी सकते हो। तो वो किस में आ गया, वो हाइब्रिड में आ गया। डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, वेब के, मतलब अब तो भाई एटीएम आप जाते हो वहां पे एटीएम टच स्क्रीन हो गया है। तो उसको क्या आप आउटपुट बोलोगे या इनपुट बोलोगे उसके डिस्प्ले को? तो आप कहोगे नहीं मैम, ना आउटपुट है ना इनपुट है, वो हाइब्रिड है, यानी कि आउटपुट और इनपुट का मिक्सर है। और फिर मोडेम हो गया, सो दैट विल बी इंक्लूड एज हाइब्रिड। बाकी का आप देख सकते हो, बाकी का जिसमें भी इनपुट ना हो वो आउटपुट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, What kind of operation can computer carry out? कंप्यूटर कौन सा आप कह सकते हो क्या करता है कंप्यूटर, क्या काम है कंप्यूटर का? ए बी सी डी, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। So what will be our right answer here? What kind of operation can a computer carry out? Very good, very good. So A will be your right answer. कंप्यूटर क्या करता है मैम? कंप्यूटर का एक पार्ट है सीपीयू, दैट विल बी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसको आप ब्रेन कंप्यूटर का क्या कहते हो? ब्रेन, दिमाग कहते हो। दिमाग क्या करता है? सारा सोचने का काम, कैलकुलेशन का काम, सारा जो भी जोड़ घटाव करना है, दैट विल बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वही परफॉर्म करता है आपका सारा सोचने का, मल्टीप्लिकेशन, एनालिसिस, सब कुछ कंप्यूटर का जो दिमाग है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो करता है। सो ए विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, ए विल बी योर एप्रोप्रिएट आंसर। Which was the first company to launch mobile phone service in India? भारत में मोबाइल फोन सर्विस कौन सी कंपनी ने सब सर्वप्रथम लॉन्च किया था? सर्वप्रथम लॉन्च किया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे सर्वप्रथम भारत में किस कंपनी ने मोबाइल सर्विस लॉन्च किया था और आपने सबसे पहले कौन सा मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया। जैसे मुझे याद है भाई, सब सर्वप्रथम तो मुझे जो एक फोन मिला था, सबसे छोटा जो सैमसंग गैलेक्सी होती थी, वो मुझे ऑफर हुई थी। लेकिन आप अगर क्वेश्चन आए भारत में सब सर्वप्रथम कौन सा मोबाइल फोन सर्विस लॉन्च किया गया, दैट विल बी नोन एज बीपीएल। बीपीएल का फुल फॉर्म आप सभी पहले तो मुझे बताओ। बीपीएल को लॉन्च किया गया था 1994 में, मगर ऑपरेशन में, कमर्शियल ऑपरेशन कब हुआ? कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ, मार्केट में ये कब उतरा? कमर्शियल ऑपरेशन इसका हुआ 1995 में। ठीक है, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या किसी ने मुझे बताया? किसी ने भी बताया कि मैम दिस इज बीपीएल का फुल फॉर्म ये होगा?
ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, अच्छा, बहुत ही भाई वैरायटी ऑफ आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो बफरिंग हो रही है क्या क्लास में? एक बार मुझे बताओ, क्या बफरिंग हो रही है क्लास, मतलब क्लियर है? हाँ, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? बीपीएल आप कह सकते हो 1994 में, 1994 में आया, कमर्शियल ऑपरेशन 1995 में स्टार्ट हुआ, एंड दिस विल बी आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? कौन सा आप कह सकते हो, कौन सा ऑप्शन देख के लगता है आपको कि वो ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क में इंक्लूड नहीं होता है? लोकल एरिया नेटवर्क जब भी इंस्टॉल करवाया जाता है वो यूज नहीं होता। जब तक आप आंसर कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से बिल्डिंग के लिए इंस्टॉल किया जाता है। एक छोटे से बिल्डिंग के लिए जब आप कोई नेटवर्क इंस्टॉल कराते हो, जैसे आपको अगर घर में वाईफाई लगवाना हो, ठीक है, तो आप कौन सा नेटवर्क प्रीफर करते हो? लोकल एरिया नेटवर्क। आप कॉल करोगे अपने आसपास के ऑपरेटर को और उनसे पैकेज पूछोगे, प्लान पूछोगे, और वो आपके घर में आएंगे, ऑपरेट करेंगे, सारी चीजों को ऑपरेट करेंगे। सो कौन सा डिवाइस है, जब आप वाईफाई लगवा रहे हो, लोकल एरिया नेटवर्क लगवा रहे हो, तो वो चीज आपके यहाँ ना भी हो तो चल जाएगी, मतलब उसका यूज ना भी हो तो चल जाएगा। ये कौन बच्चे हैं? बहुत भाई, बहुत गलत गलत आंसर आ रही हैं, बहुत ही आप कह सकते हो गलत गलत आंसर आ रहे हैं। आप जब भी क्या वाईफाई लगाओगे, आपके पास अगर प्रिंटर नहीं होगा तो क्या लोकल एरिया नेटवर्क यूज ही नहीं करेंगे? आप जो ऑपरेटर आपके घर आएगा, क्या वो ये पूछता है भाई आपके पास प्रिंटर है क्या? प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है ना, एक आउटपुट डिवाइस है। वो आपके पास हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? आपके पास हेडफोन हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकल एरिया नेटवर्क में तो कंप्यूटर होना जरूरी है। कंप्यूटर चाहे लैपटॉप हो आपका, चाहे एक छोटा सा फोन ही हो, मतलब हर चीज जो जिसमें आप कह सकते हो आप परफॉर्म एनालाइज हो रही हो डिजिटल। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो कंप्यूटर तो मस्ट है, चाहे आपका मिनी कंप्यूटर हो, फोन ही क्यों ना हो, फोन भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। मोडेम यानी कि जो कनेक्ट करता है, जो कनेक्ट करता है वो भी आप कह सकते हो जरूरी है। और केबल तो मस्ट होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। जो भी ऑपरेटर का जो जाल बिछा होता है, इंटरनेट कनेक्शन बिछा होता है, वो केबल के जरिए ही तो, मोडेम को केबल के जरिए ही तो नेटवर्क कनेक्ट करके आपके घर में वाईफाई इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मगर प्रिंटर अगर आपके पास नहीं भी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रिंटर कोई आप कह सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क इंस्टॉल करते हुए प्रिंटर का कोई यूज नहीं है। प्रिंटर तो एक बस आउटपुट को निकालने के लिए, पीडीएफ जैसे आपने डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में कोई चीज निकालनी हो तो प्रिंटर का यूज होता है। इतना इजी क्वेश्चन आप लोग गलत कैसे कर दिए? अच्छा, ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका कोई यूज नहीं है। आपके पास फोन है, अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो क्या आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा मैम मैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस बस आपकी आपके आप कह सकते हो इस्तेमाल करने के लिए होता है। बाकी लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर का होना जरूरी है, मोडेम और केबल का होना जरूरी है। प्रिंटर का कोई यूज नहीं होता, प्रिंटर का कोई यूज नहीं होता। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, इसमें नॉट यूज्ड बोल रहा है, नॉट यूज्ड। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाउ आर रजिस्टर मेज्योर्ड? रजिस्टर को कैसे मेज्योर करते हैं? रजिस्टर को कैसे मेज्योर किया जाता है? ए बी सी डी, फटाफट आंसर बताओगे। रजिस्टर को कैसे मेज्योर किया जाता है? नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स विल बी आवर राइट वे टू मेज्योर रजिस्टर। रजिस्टर यानी सीपीयू, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपका रजिस्टर होता है। नंबर ऑफ बिट्स से इसको मेज्योर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a modem is
connected in between a telephone line and a एक मोडेम जो है आप कह सकते हो कैसे कनेक्ट किया जाता है। मोडेम क्या है आप कह सकते हो एक तरह से हार्डवेयर होता है। सभी के आप जिनके घर में वाईफाई लगा होगा आपने ये नोटिस किया होगा एक मोडेम वो देते हैं। एक तरह से हार्डवेयर है जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ। ब्रॉडबैंड राउटर हो गया, वायरलेस राउटर हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, उसके साथ कनेक्ट करता है आपका मोडेम, ठीक है। तो आप कह सकते हो टेलीफोन लाइन और किसके बीच में मोडेम को कनेक्ट किया जाता है। बहुत व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, सीरियल पोर्ट। ठीक है, सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। टेलीफोन लाइन जो ऑलरेडी आप कह सकते हो आपके एरिया में जो ऑलरेडी ऑपरेटर ने बिछाई हुई है उसको वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते, तभी तो आपके घर में नेटवर्क आता है, तभी तो हमारे यहाँ वाईफाई हम यूज कर पाते हैं जब टेलीफोन लाइन को वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क तो ऑलरेडी बिछाया गया है ना, टेलीफोन लाइन तो ऑलरेडी बिछाया गया है, आप उस जो तार बिछाए गए कहीं तो कनेक्ट करोगे ना, कहीं तो कनेक्ट करोगे तभी तो नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन, डी विल बी आवर राइट आंसर। नेटवर्क तो पूरे वातावरण में है, नेटवर्क तो वातावरण में है, ठीक है। उसको पहले तार से कनेक्ट करोगे तभी तो नेटवर्क मिल पाएगा, है ना। तो डी आपका सही आंसर है। किसी भी प्रकार का आपका अगर क्वेश्चन हो तो फटाफट मुझे बताओ, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो और जल्दी से मुझे बताओ। तो बहुत-बहुत आप सभी का आभार इस सेशन को देखने के लिए। उम्मीद और आशा करती हूँ क्लासेस आपको पसंद आई हो। एक छोटा-सा इंट्रो एक बार और आपको मैं बताना चाहूँगी इन केस कोई नया स्टूडेंट है। आप सभी जानते हो मैं हूँ ज्योति तिवारी मैम जो आपको पेपर 1 पढ़ाती हैं और साथ में पेपर 2 हिस्ट्री भी आपको मैं पढ़ाती हूँ। यूजीसी अनअकैडमी जो अनअकैडमी का यूजीसी नेट जो चैनल है उस पे मेरी डेली 2 क्लासेस होती है। एक क्लास होती है 2:30 बजे, टाइमिंग चेंज किया है मैंने, और दूसरी क्लास होती है 3:30 बजे, 3:30। ओके, ये 2 टाइमिंग पे आप मुझे देख सकते हो अनअकैडमी यूजीसी नेट के यूट्यूब चैनल पे। साथ में ही एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पे मेरी फ्री क्लासेस कब होती है? 6:40 पीएम पर होती है और फिर रात के 8 बजे मेरी अनअकैडमी एप्लीकेशन की क्लास होती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, एनके सिंह, सुष्मिता आनंद एंड सभी स्टूडेंट जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन सभी स्टूडेंट का तहे दिल से शुक्रिया। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन्स कराए हैं, वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ रोल निभाएँ, आगे चल के आपको जो भी आपका रिज़ल्ट आए, उसमें सहयोग करने की कोशिश करें मेरे द्वारा कराए हुए हर एक क्वेश्चन। तो अगर इन केस आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी में, यूजीसी नेट, आप सीएसआईआर या यूपीएससी, सीटेट किसी भी कैटेगरी में, तो एक कोड जो है आप जेटी नेट अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट को पा सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवा सकता है। पेपर 1, पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे। तो उम्मीद और आशा करती हूँ क्लासेस पसंद आती हो और हमेशा ऐसे ही आने वाले एग्जाम की तैयारी आप करते रहें। 13 जून से एग्जाम स्टार्ट है। हमेशा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएँ। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद और आशा करती हूँ क्लासेस अच्छी लगती हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम एंड मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।